बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है और आप पॉडकास्ट में डॉक्टर अतहर महमूद देख रहे हैं। हमारा आज का पॉडकास्ट एक सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों की दिल की बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरी नज़र में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट एक सॉर्ट ऑफ नेगलेक्टेड टॉपिक है। उसको हम नेगलेक्टेड इसलिए समझते हैं कि हम यूजुअली जब बात करते हैं उसमें हम ज़्यादातर बात मर्दों से रिलेटेड कार्डियक डिजीज़ की बात करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर एक्सक्लूसिवली औरतों की दिल की बीमारियों के बारे में अलग से चैप्टर है, जबकि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या दिल की बीमारियाँ तो दोनों सेक्सेस या जेंडर्स में कॉमन है। और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 50-50 ऑलमोस्ट शायद प्रॉब्ली दुनिया में औरतों की आबादी मर्दों से परसेंटेज वाइज प्रॉब्ली ज़्यादा है, शायद 51 है और मर्दों की 49% है। तो हमारा एक सीरीज़ होगा जिसमें हम औरतों की दिल की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगेन अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये है कि 2018 में कोई 4,20,000 समथिंग जो औरतों की वफ़ात हुई वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से थी, दिल की बीमारियों की वजह से थी। जिसका मतलब ये है कि एक औरत, 4 में से एक औरत जो है वो दिल की बीमारी की वजह से उसका इंतकाल होता है। और 2010 के बाद ये देखा गया कि 55 साल से कम उम्र औरतों में, जिनको हम यूजुअली यंग कंसिडर करते हैं, यंगिश या इंटरमीडिएट ग्रुप में कंसिडर करते हैं, उनकी शरह अमवात में भी दिल की बीमारी की वजह से इजाफा हुआ। अब इसकी वजूहात क्या है? वजूहात मल्टीफैक्टोरियल बहुत सारी हैं। उसमें वजह फाइनेंशियल भी है, सोशल भी है, कल्चरल भी है, एथिकल भी है। और ये सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है। सो मच सो कि 1991 में जब ट्रायल्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर, उसमें ये बात को मैंडेटरी बनाया गया कि औरतों का उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन, अच्छी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अदरवाइज़ पहले जो जितनी स्टडीज़ थी 1990 से पहले, स्पेशली अमेरिकन जो स्टडीज़ हैं, ट्रायल्स जिनको हम कहते हैं, उसके अंदर औरतों का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम था। और 2016 में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो ट्रायल्स होंगे कार्डियोवैस्कुलर, उसके अंदर औरतों का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट मर्दों के बराबर होना चाहिए। तो जो कि अच्छी बात है, ताकि हमें औरतों की बीमारियों का एक्सक्लूसिवली हार्ट के हवाले से पता चल सके। तो आज का टॉपिक बेसिकली जो हम रिजर्व करेंगे वो हार्ट के जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के या दिल की बीमारियों के जनरल रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स जो बोलते हैं उनको, उसके बारे में बात करेंगे। फिर डाउन द लाइन वो रिस्क फैक्टर्स जो ट्रेडिशनल नहीं है उनके बारे में बात करेंगे। फिर वो रिस्क फैक्टर्स जो कि औरत होने की वजह से उनके रिस्क हैं कार्डियोवैस्कुलर, उनके बारे में बात करेंगे। और आखिर में वो रिस्क फैक्टर्स जो कि उनकी जेंडर की वजह से, जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, दिल का ये जो ब्रेस्ट का सरतान है, और ऑटोइम्यून डिजीज़, वो क्योंकि वो थोड़ी सी जेंडर स्पेसिफिक या औरतों में ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से दिल की कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर यूजुअली एज होती है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ होती है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, या उसको हम डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं। डिस्लिपिडीमिया का मतलब है जो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हम दोनों देखते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल, तो दोनों का जो मकदार है उसके बारे में वो डिफरेंट होता है, इसलिए डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं। हाइपरकोलेस्टीमिया यूजुअली नहीं बोलते उसको हम, यानी कि हर चीज़ की ज़्यादती नहीं चाहिए कोलेस्ट्रॉल में। जैसे HDL है, HDL हमें ज़्यादा चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हमें कम चाहिए, LDL कोलेस्ट्रॉल या टोटल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स। इसी तरह स्मोकिंग जो है वो एक ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। तो हम और जैसे दूसरे जो है नॉन ट्रेडिशनल, जैसे वज़न ज़्यादा है, इनएक्टिविटी है, एक्सरसाइज नहीं करते लोग, या स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी होती है, सोते में लोगों का सांस उखड़ता है, वो एक ख़ास किस्म की डिजीज़ होती है। उसकी वजह से भी औरतों को दिल के मसाइल होते हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होते। उसके अलावा जो सेक्स रिलेटेड, यानी कि अर्ली मिनार्क, जिसमें अर्ली जो है मिनार्क का मतलब है कि पीरियड्स अर्ली होते हैं जिन लोगों में, उनमें क्या मसाइल होते हैं, अर्ली मीनोपॉज में क्या मसाइल होते हैं, या मीनोपॉज के बाद क्या मसाइल होते हैं, या ओवेरियन जो फेलियर होता है अर्ली, उसमें उसकी वजह से दिल को क्या मसाइल होते हैं। इसी तरह जो पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है उसकी वजह से, और ओबेसिटी की वजह से जो फीमेल को दिल के जो जो बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक बेसिकली है दिल की ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स। मसलन अगर हम स्टार्ट करें तो एज के साथ स्टार्ट करते हैं। कहते ये हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, दिल की
बीमारियों का चांस बढ़ता जाता है। वो दोनों में होता है, औरतों में भी मर्दों में। लेकिन औरतों और मर्दों में फ़र्क ये है कि क्योंकि मीनोपॉज तक औरतें थोड़ी सी कार्डियोवास्कुलर हवाले से सेफ होती हैं, दिल की बीमारी के हवाले से, तो कहते ये हैं कि 45 साल से 65 साल तक दिल की बीमारी का चांस 8 में से एक औरत को होता है। लेकिन 65 साल के बाद ये 3 में से एक औरत को होता है। और जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, मतलब 80 से 80, 75 80, तो औरतों और मर्दों में बराबर हो जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी कार्डियक रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। एज के बाद कौन सा होता है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ का मतलब है कि अगर दिल की बीमारी आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव वो होता है जो आपसे ब्लड रिलेटेड हो, हस्बैंड नहीं होता, औरत का हस्बैंड नहीं होता, फर्स्ट कज़न चले, लेकिन वो भी सेकंड। फर्स्ट कज़न का मतलब ये है कि वो फैमिली का हिस्सा तो है लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो उसमें माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चे कह रहा हूँ, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके जो ननियाल वाले या ददियाल वाले जो कि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं। और अगर उनमें दिल की बीमारी है तो दिल की बीमारी का चांस ज़्यादा होता है। कहते ये हैं कि अगर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक ये गाइडलाइन दी है कि अगर फैमिली में प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से हार्ट डिजीज़ होती है, अगर वो अर्ली है तो उस कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल ट्रीटमेंट उसकी दवाइयाँ ही हैं, उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज और डाइट रिस्ट्रिक्शन वगैरह, ठीक है। तो एज हो गया, दूसरा हो गया फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, एक रिस्क फैक्टर है औरतों में। तीसरा जो मेजर रिस्क फैक्टर जो आप सब लोगों को पता होते हैं उनमें से एक हाइपरटेंशन है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो औरतों मर्दों में ऑलमोस्ट बराबर होती है, लेकिन विद एज जो है उसमें उसके दोनों में चांस बढ़ता चला जाता है। स्पेशली वो औरतें जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस्तेमाल करती हो तो उसमें हाइपरटेंशन का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रोक का इंसिडेंस और हार्ट अटैक का इंसिडेंट वो भी हाइपरटेंसिव फीमेल में ज़्यादा होता है, औरतों में ज़्यादा होता है। इसी तरह वो लोग जो कि मीनोपॉज के बाद एक आम तासुर ये है कि मीनोपॉज के बाद शायद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन हम हमारे जो कोलीग्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिशियंस हैं, दूसरे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अक्सर देखा होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मीनोपॉज के बाद ही आपके पास परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ आए। हाइपरटेंशन के साथ बहुत अर्ली भी आ सकते हैं आपके पास, जैसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होती है, उसमें प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन हो जाती है, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह कहते ही हैं कि जो हार्ट फेलियर है उन लोगों में जो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर के साथ हों उनके अंदर चांस ज़्यादा होता है कि हार्ट फेलियर होगा जो अनकंट्रोल होगा। लेकिन एक स्टडी ये भी है जो बताती है कि यूजली औरतें अपना ब्लड प्रेशर बेहतर कंट्रोल करती हैं मर्दों के मुकाबले में। ये एक ऑब्जर्वेशन स्टडी है कि उनका उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो उसके ऊपर ज़रा बाकायदगी से इस्तेमाल करती हैं, स्पेशली ब्लड प्रेशर के लिहाज से। अब आ जाते हैं डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़, यस अगेन डायबिटीज़ जो है ना, औरतों मर्दों में इनके रिस्क परसेंटेज हार्ट के हवाले से ज़्यादा है। मतलब ये है कि जो पेशेंट डायबिटिक होगी उसको दिल की बीमारी होने का चांस जो है ना 3 से 8% बढ़ जाता है, फोल्ड बढ़ जाता है, सॉरी 3 से 8% फोल्ड बढ़ जाता है, गुना इजाफा हो जाता है। और मर्दों में ये तकरीबन 2 से 3% होता है जिनको डायबिटीज़ होती है। इसी तरह जैसे हाइपरटेंशन में स्ट्रोक का इंसिडेंस या हार्ट अटैक का इंसिडेंस या हार्ट फेलियर का इंसिडेंस हाइपरटेंसिव में ज़्यादा होता है और हाइपरटेंसिव फीमेल में, इस तरह हाइपरटेंसिव मेल डायबिटिक फीमेल में भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड गाइडलाइन ये है कि 45 साल के बाद औरतों और मर्दों दोनों को डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन करना चाहिए, और अगर नॉर्मल आए तो हर 3 साल बाद करना चाहिए डाउन द लाइन, मतलब अगले 3 साल फिर करना चाहिए। और जिन ख़वातीन को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होती है, उनको 6 से 12 महीने बाद डायबिटीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जैसे HbA1c कराते हैं हम 3 महीने की शुगर्स, और उसके बाद अगेन फिर अगले 3 साल, हर 3 साल बाद कराते रहना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो फीमेल पॉलीसिस्टिक ओवरी जिनको है, उनको अगर वो ओवरवेट है या ओबीज हैं, वज़न उनका ख़ास में उनकी हाइट और वेट के हिसाब से ज़्यादा है, तो उनको भी हर 3 साल बाद डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग करना चाहिए। अब आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल पे, जिसको हम डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। कहते ये हैं कि औरतों का यूजुअली कोलेस्ट्रॉल मर्दों के मुकाबले में जनरली ज़्यादा होता है। एक स्टडी के मुताबिक 12% औरतों में डिस्लिपिडीमिया होता है, उसके मुकाबले में 10.5 मर्दों में डिस्लिपिडीमिया होता है। लेकिन 40%
कि एज से पहले औरतों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल में भी थोड़ा सा फ़र्क है। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, यूजुअली औरतों में ज़्यादा होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा औरतों में होता है, मर्दों में यूजुअली कम होता है। और पाकिस्तानी मर्दों में हमने स्टडी की है, जिसमें एचडीएल यूजुअली हर चौथे या तीसरे मरीज़ के अंदर लो होता है। और प्रॉब्ली पाकिस्तान में मर्दों में हार्ट डिजीज़, स्पेशली इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह लो एचडीएल का होना भी है। जो कोलेस्ट्रॉल हम मीनोपॉज या 40s-50s के बाद फॉलो करते हैं, वो गाइडलाइंस के मुताबिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को टारगेट किया जाता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसकी जो मकदार है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो हद से ज़्यादा होगी, एक ख़ास हद से ज़्यादा, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक बीमारी जो बेसिकली शरीयान की बंदिश का बायस बनती है, वो उसका चांस ज़्यादा हो जाएगा। समहाउ औरतें जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई वो अच्छा फॉलो नहीं करती। जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर को अच्छा फॉलो करती, उसकी वजह दो हैं। एक वजह तो ये है कि हम औरतों में स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ उस लिहाज से नहीं देते कि जितनी औरतों को ज़रूरत है। सेकेंडली, इंटेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो भी हम डरते हैं। और वैसे मैं एक ऑब्जर्वेशन बता दूँ, पाकिस्तान में यूजली कुछ स्टैटिन्स जो हैं औरतों में वो टॉलरेट नहीं कर पाते। वैसे तो स्टैटिन्स बहुत सारे लोगों को टॉलरेट करने का मसला होता है, लेकिन कुछ स्टैटिन्स ऐसी हैं जो औरतें पाकिस्तान में स्पेशली नहीं टॉलरेट कर पाती। और इसके अलावा एक और ये भी बात ऑब्जर्वेशन में है कि औरतें यूजली जो है कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ छोड़ देती हैं। तो उसके लिए बेहतर मतलब बेसिक तो मैनेजमेंट ये जो क्लिनिशियन जो है उनको ये बात बताए कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या दिल की बीमारी जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, मर्दों को में नहीं होती, औरतों में भी होती है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, फैमिली हिस्ट्री है और एज बढ़ रही है, तो स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल की दवाई वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जहाँ पर आपने हार्ट डिजीज़ जो दिल की शरीयान बंद करती है उसको ट्रीट करना है। उसके अलावा जो एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसको मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ वो है स्मोकिंग। पाकिस्तान में स्मोकिंग का वो बताना मुश्किल है कि औरतों में कितनी स्मोकिंग का जो है ना वो है, कॉमन है। लेकिन बहरहाल स्मोकिंग यहाँ पर है। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 16% मर्द स्मोक करते हैं और 12% औरतें स्मोक करती हैं। कहते ही हैं कि 14 साल आपकी ज़िंदगी के कम हो जाते हैं अगर औरत स्मोक करती है, और मर्द के 13.5 साल, यानी कि स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, आदाद शुमार के लिहाज से जो मर्द स्मोक करते हैं उसको एवरेज लाइफ उसकी 13 साल कम होती है। और औरतों की अपनी जो औरतें जिनके साथ वो उनकी उम्र की औरतें जहाँ पे वो स्मोक करती हैं, उनकी 14 साल उनकी लाइफ कम होती है। और अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साथ इस्तेमाल करें, स्मोक करें, तो डिज़ीज़ का प्रेवलेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें हाइपरटेंशन भी आती है और उसके अंदर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या एंजाइना, जो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी उसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, उसमें ये बताया गया है कि क्योंकि निकोटीन के रिसेप्टर्स मर्दों में ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो उनको आप सीजेशन ऑफ स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग छुड़ाना चाहते हैं, तो उनकी मैनेजमेंट या ड्रग डिफरेंट है या रिप्लेसमेंट थेरेपी डिफरेंट है, और औरतों की डिफरेंट है। मर्दों में यूजली निकोटीन रिप्लेसमेंट की जाती है, निकोटीन गम है, निकोटीन पैचेस है। लेकिन औरतों में क्योंकि निकोटीन रिसेप्टर्स कम होते हैं, तो एक दवाई होती है वेरिनिसिलिन, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फ़र्क है दोनों की जो सीजेशन ऑफ स्मोकिंग है, स्मोकिंग छुड़ाने के लिए। और वेपिंग में जैसे हम प्रोग्राम कर चुके हैं कि वेपिंग बहरहाल शुड नॉट बी यूज एज अ फर्स्ट रिजॉर्ट, शुड बी यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट। आखिर में जब कुछ भी ना बचे तो वेप करें। बाय द वे आपको बताऊं, अभी हम एक रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कशन कर रहे थे, तो एक यंग फीमेल जो वेपर हैं उनको जब सीटी स्कैन किया गया तो दोनों तरफ का लंग्स जो है ना वो ख़त्म हो चुका था, और वो स्मोकर नहीं है, वो वेपर है। तो वेपिंग, जैसे मैंने पहले बताया, वेपिंग इज़ एज बैड एज स्मोकिंग, सो सिंपली अवॉइड देम बोथ, दोनों को से जान छोड़ाएं। इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम अदर रिस्क फैक्टर या कुछ और रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, जिनके बारे में अक्सर लोग इतना ध्यान भी नहीं देते, ना ट्रीटिंग फिजिशियंस हम लोग उस पर इतना जो है उस पर ध्यान नहीं देते। उन रिस्क फैक्टर्स की कमी ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स के अलावा भी ठीक करना या उसके हिसाब से मरीज़ को बताना या उसकी दवाइयाँ एडजस्ट करना भी ज़रूरी है। मसलन
जैसे फिज़िकल इनएक्टिविटी, मतलब जो लोग बिल्कुल काम नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, वॉक नहीं करते, या वज़न की ज़्यादती, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हमने एक दफ़ा बात की थी, उसमें थोड़ा सा बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है। इसके अलावा स्लीप एप्निया एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है जिसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता। वो ये होता ही है कि मरीज़ जो है ना, रात को सोते में स्नोरिंग करता है, खराटे लेता है, उसका सांस थोड़ी देर रुक जाता है, कई दफ़ा हड़बड़ा के उठ बैठता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा एक लेबॉरेटरी रिस्क फैक्टर है, उसको सीआरपी कहते हैं। अक्सर लोग सीआरपी के बारे में जानते हैं, ये डिजीज़ एक्टिविटी को फॉलो करने का रिस्क फैक्टर है। सीआरपी, उसकी एक कट ऑफ रेंज होती है, उससे ऊपर जब सीआरपी का रेंज उससे ऊपर चला जाता है तो हम कहते हैं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या कोई प्रॉब्लम बॉडी में किसी डिजीज़ के हवाले से एक्यूटली उस वक्त चल रहा है। लेकिन कुछ उसके लो रेंज में भी, अगर लो रेंज में भी हो तो उन लोगों के लिए ये रिस्क फैक्टर है जो कि औसत दर्जे की दिल की बीमारी का चांस है जिनको। उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम पहला जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं वो है फ़िज़िकल इनएक्टिविटी। फ़िज़िकल इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि जो औरतें हैं वो वैसे ही एक ख़ास एज के बाद उनका चलना फिरना एज ए वर्जिश वॉक वो बहुत कम हो जाता है। अगर मर्दों के मुकाबले में देखें, ये ना सिर्फ हमारी जैसी कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है, डेवलप कंट्रीज़ में भी उनका तनासब काफ़ी डिफरेंट है, मतलब फ़र्क है औरतों और मर्दों की एक्टिविटी में। बदकिस्मती से जो औरतें यूजुअल घर में काम करती हैं, जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना या बच्चों को देखना, उसका कोई ऐसा उसका मापने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके ज़रिए हम पता लगा सकें कि इनका जो लाइफस्टाइल है वह कितना एक एक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों के पास जो स्मार्ट फ़ोन्स होते हैं उसके अंदर आपके नंबर ऑफ स्टेप्स आप काउंट कर सकते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बंदा कितना एक्टिव है। लेकिन एक औरत किचन में सुबह से दोपहर तक रात तक काम कर रही हैं, या बच्चे संभाल रही हैं, बच्चों को उठा रही हैं, बच्चों को उनके स्कूल भेज रही हैं, उनके कपड़े इस्त्री कर रही हैं, धो रही हैं, या घर के तमाम लोगों के जो काम कर रही हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, तो इसका कोई पैमाना ही नहीं है ना। तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये एक्टिविटी के किस सिस्टम में आता है। यस, उसमें हम एक साइंटिफिक चीज़ होती है जिसको हम मेट्स बोलते हैं, उसके लिहाज से तो ये जो एक्टिव वुमेन है, वो औरत है, वो काम कर रही है, लेकिन उसको हम साइंटिफिकली बताना बहुत मुश्किल है। जैसे स्टेप्स काउंट होता है, या एक्सरसाइजिंग टाइम होता है, या वॉक का टाइम होता है, तो हम बता सकते हैं कि कितना एक्टिव है। तो इन एक्टिविटी जो है वो बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद भी औरतों में ज़्यादा है, और उसका आप उसकी वजह से यूजुअली शुगर या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या वज़न का बढ़ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और ये सब चीज़ें सारी बातें वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फिर आगे दिल की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दूसरी बीमारियाँ हो जाती हैं, और उन बीमारियों की वजह से दिल की बीमारी हो जाती है। कहते हैं ये कुर्सी पे जितनी ज़्यादा देर आप बैठेंगे ना, उसमें डायबिटीज़ का चांस आपका बढ़ जाता है। तो खैर ये तो मर्दों के लिए भी है, और स्पेशली वो लोग जो बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, उसमें और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे स्पाइन के मसले हो जाते हैं, वज़न बढ़ जाता है। लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये बताई गई है कि उसकी वजह से डायबिटीज़ होने का चांस रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है। बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी है, कोई काम ना करना, ज़्यादातर बैठे रहना, और उसमें आपकी मेंटल हेल्थ भी मुतासर होती है। तो जो लो फिट औरतें होती हैं, लो फिट का मतलब है जैसे हमारे पास एक इंटरमीडिएट उम्र की औरत को 40-45 से आके कहे हमें कि मैं चलती हूँ तो मेरा सांस फूलता है, या मुझे फटीग होती है, या मैं कमज़ोरी महसूस करती हूँ। अगर कोई दूसरी उसकी लेबॉरेटरी ठीक है, जैसे उसको खुदा खासा कोई एनीमिया नहीं है, कोई और बीमारी, किसी खुदूद की बीमारी नहीं है, या कोई और बड़ी बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब है वो एक्सरसाइज इंटॉलरेंट है। वो वैसे काम चलना फिरना उनका कम है, ज़्यादातर काम वो किचन में खड़े होकर या कपड़े धो के, जो कि यूजुअली खड़े होकर काम की जाती है, या बैठ के काम की जाती है, सफाई की जाती है, तो उसके वो टॉलरेंट नहीं है। तो जब उनको हम लेट्स से हम कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर लें, सपोज एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जिसको ईटीटी बोलते हैं, वो कराएं, तो वो ज़्यादा चल नहीं पाती। इसका मतलब है कि वो फिज़िकली फिट नहीं है। तो ऐसी ख़वातीन के अंदर कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाता है, कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, उसकी वजह से अमवात की शरह भी बढ़ जाती है, और ऑल कॉज मोर्टेलिटी ये होती है कि किसी भी वजह से शरह अमवात में इजाफा। तो एक बात तो ये समझ लें कि इनएक्टिव लोगों के लिए
ये मशवरा है कि वो एक्टिव मतलब अपनी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी में वो काम करें जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। जैसे वो वॉक ज़रूर करें। जो इंटरमीडिएट उम्र के लोग हैं, 40-45 उम्र की ख़वातीन हैं, वो यस अपना जो डेली जो काम करती हैं वो तो ज़रूर करें, लेकिन कई लोग जो है जिम्नाजियम ज्वाइन कर लेते हैं, कई लोग एरोबिक्स करते हैं, कई लोग योगा करते हैं और कई लोग वॉक करें। तो ये इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। इसकी वजह से दिल की बीमारी की शरह और अमवात उसमें कम हो जाती हैं। अब दूसरा एक इनडायरेक्ट रिस्क फैक्टर है, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे हमने एक प्रोग्राम किया था। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि कुछ बीमारियों का समझ लें आप, वो ग्रुप है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे मोटापा, ट्राइग्लिसराइड की ज़्यादती, HDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी कमी, वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी पेट जो है उसका ज़्यादा होना, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसकी वेस्ट लाइन कह लें उसको ज़्यादा होना, यूरिक एसिड ज़्यादा होना, हाइपरटेंशन होना, डायबिटिक होना या प्री डायबिटिक होना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम पेशेंट को, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ कह लें, जिसकी वजह से हम मरीज़ को मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मरीज़ बताते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर औरतों में हो, मर्दों में, दोनों में कार्डियोवास्कुलर या दिल की बीमारियाँ करता है। उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारी करता है, लेकिन कहते ये हैं कि जो औरतें जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसके अंदर दिल की बीमारी का तनासुब मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन फालिज, स्ट्रोक का तनासुब जो है वो दोनों में ऑलमोस्ट बराबर होता है। बहरहाल ये बताने का मकसद ये नहीं है कि जी जिनको ये होगा तो उनको ये स्ट्रोक हो जाएगा या MI हो जाएगा। उसका मतलब ये है बताने का कि इनकी वजह से ये तमाम जो है ना बड़े कार्डिक इवेंट्स या फालिज जैसे इवेंट्स हो सकते हैं। तो जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो डायग्नोज आपके क्लिनिशियन ने किए हैं, उन्होंने उनको तरीका बताया होगा कैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जान छुड़ाई जा सकती है। तो दूसरा रिस्क फैक्टर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि अगेन इनडायरेक्टली शुगर, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, वजन वगैरह बढ़ाता है और वो के कन्वर्ट करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में। उसमें एंजाइना, हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और हार्ट फेलियर और साथ साथ स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। तीसरा है ओबेसिटी, मोटापा। ये तो अक्सर लोग जानते हैं कि वज़न बढ़ने से दिल की बीमारी का तनासुब बढ़ जाता है। हम ये कहते हैं कि जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, एक ख़ास तरीक़ेकार है जो आपके डॉक्टर, क्लिनिशियन को पता होता है या एक्सपीरियंस नर्सिस को पता होता है कि आप BMI कैसे निकालते हैं। BMI बेसिकली होता ये है कि आपके ख़ास बॉडी का तनासुब वज़न के साथ, जिसकी वजह से हम मरीज़ को डिसाइड करते हैं कि फ़लाँ मरीज़ ओवरवेट है या ओबीज़ है या मोटा हो गया। वो बेसिकली जिसका भी 30 BMI से ज़्यादा हो तो वो मोटापा कंसिडर किया जाता है। उसमें ये नहीं होता कि एक लंबी चौड़ी खातून है या लंबा चौड़ा बंदा है तो इसका BMI ज़्यादा है तो वो उसको प्रीडिस्पोज है। BMI हाइट, वेट को दोनों को कंसिडर किया जाता है, उसके हिसाब से उसका फैसला किया जाता है। तो 25 से 30 के दरमियान वो जो इनका BMI है औरतों का, वो कदरे सेफ हैं दिल की बड़ी बीमारियों या स्ट्रोक या शुगर डेवलप होने से, इन सब से वो सेफ होती हैं। 30 से ऊपर ओबीस कंसिडर किया जाता है और 35 से 40 से ऊपर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, मतलब है कि वो जिसमें हम कहते हैं कि मोटापा अपनी हद से आगे चला गया है। 25 से कम के जो बीमारियां, ये दिल की बीमारियां या शुगर या ब्लड प्रेशर डेवलप करने के चांसेस हैं वो भी कम होते हैं। अगर हम इनकी स्टडीज़ को एग्जामिन करें, स्टडीज़ देखें कि इनकी जो ओबेसिटी की वजह से क्या फ़र्क होता है, तो एक स्टडी है जिसके अंदर एक औरतों को जो 35 BMI से ऊपर थी और कुछ 25 से नीचे थी, तो ये पता चला कि इन दोनों के अंदर जो 35 से ऊपर हैं उनका जो रिस्क है वो डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो BMI है वो डायबिटीज़ के बारे में तो ज़्यादा बेहतर बता सकता है, डायबिटीज़ डेवलप होने के बारे में, लेकिन दिल की बीमारी के बारे में हम और भी कुछ इंडिसेस लेते हैं। मतलब वो एक तो वेस्ट का सर्कमफ्रेंस होता है कि आपका वेस्ट, कमर की का साइज़ क्या है, 35 से ऊपर ये रिस्क फैक्टर है। इसी तरह एक रेशो होती है वेस्ट टू हिप रेशो, कमर की आपके हिप्स के साथ रेशो और कमर की आपकी हाइट के साथ रेशो। तो बेसिकली इसमें होता ये कि जो विसरल ओबेसिटी है, यानी कि जो मोटापा पूरे जिस्म के अंदर है, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को प्रीडिस्पोज करता है, उसकी वजह से दिल की बीमारी हो सकती है। शुगर के लिए BMI की इम्पोर्टेंस है, लेकिन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए ये सब कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जिसकी वजह से
दिल की बीमारी का होने का एहतमाल बढ़ जाता है। तो इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ातून है जिनका बीएमआई ज़्यादा है और वो एक्टिव हैं, और एक ख़ातून है जो कि जिनका बीएमआई नॉर्मल है, उससे 25 से भी कम हो, एक्टिव नहीं है, तो रिस्क जो है ना उसी का होगा जिसको एक्टिव नहीं है। ज़रूर ये नहीं है कि 25 से कम है, काम ही कोई नहीं करती, वॉक नहीं करती और उनको रिस्क कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, एक्टिविटी जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे पास कई दफ़ा पेशेंट आते हैं जो थिन लीन होते हैं, नॉर्मल होते हैं, अगर उनको अनीमिया ना हो, कोई और डिजीज़ ना हो, तो वो भी आके ये कंप्लेंट करते हैं कि जी चला नहीं जाता, फटीग है, वीकनेस है, और ये लोग भी प्रिडिस्पोज होते हैं दिल की बीमारियों की तरफ, शुगर की तरफ। तो इन एक्टिविटी बेसिक डिफरेंस है। थोड़ी बहुत अगर मरीज़ का वज़न ज़्यादा है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी ओवरवेट फिट खातून जो है वो अंडरवेट अनफिट खातून से लेस प्रोन है दिल की बीमारियों का या शुगर डेवलप होने का या दूसरी जो बड़ी बीमारियां होती हैं। अब आ जाते हैं सीआरपी पे। सीआरपी एक लेबॉर्ट्री का टेस्ट है जो यूजुअली हम करते हैं डिजीज़ एक्टिविटी देखने को। जिस पेशेंट को किसी को इन्फेक्शन हो गया तो हम सीआरपी कर लेते हैं, जैसे जैसे इन्फेक्शन हो गया हम सीआरपी देखते हैं, उसका एक कट ऑफ है। हम देखते हैं कि सीआरपी सपोज 5 कट ऑफ है उसका, तो हम कहते हैं कि जी अभी 20 था तो कल टेस्ट कराया तो 10 हो गया। यस, ब्लड सीपी को भी फॉलो किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, लेकिन सीआरपी हमें डिजीज़ की कमी के बारे में बताती है। तो कट ऑफ तो 5 होता है यूजुअली लोगों का, लेकिन कहते ये हैं कि जिनका इंटरमीडिएट रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क का मतलब है वो औरतें जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ है, उम्र ज़्यादा है, अगर उनका सीआरपी 2 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनको भी चांस है दिल की बीमारी होने का। तो गो कि हमारी प्रैक्टिस में सीआरपी नॉर्मली लोगों का नहीं किया जाता, लेकिन ये एक गाइडलाइन है कि आप उन लोगों का सीआरपी देखें, उन फीमेल्स का जो कि जिनका जो इंटरमीडिएट रिस्क में फॉलो करती हैं, मतलब जिनको दिल की बीमारी होने का चांस है, तो उनका सीआरपी करा कर देख लें तो एक आपको एडेड क्लू मिल जाएगा कि इनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, एक इनडायरेक्ट डिफेक्टर है, वो भी बहुत बड़ा डिफेक्टर है, लेकिन उसके बारे में लोगों को अक्सर पता नहीं है। वो है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब ये है कि जिनको स्लीप एपनिया होता है वो मरीज़ कैसे कंप्लेंट लेकर आता है। वो मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो यूजुअली ओवरवेट होते हैं, यूजुअली ज़रूरी नहीं है, ओवरवेट होते हैं, हमारे पास ये कंप्लेंट लेकर आते हैं कि जी हम रात को सोते हैं तो हम सोते में उठ जाते हैं और हमारा सांस उस टाइम ख़राब होता है, वो या घबराहट होती है, हमें सोते में एकदम उठ जाते हैं, तो उसको स्लीप एपनिया करते हैं। स्लीप एपनिया उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो सोते में सांस का रुकना समझ लें आप। इसको टेस्ट करने का तरीका है, इसके लिए स्लीप स्टडीज़ की जाती है। स्लीप स्टडी 2 तरह की होती है, एक होम स्टडी होती है, एक अस्पताल में होती है। जो होम स्टडी होती है वो ज़रा आसान होती है और हम अक्सर लोगों को लिख रहे होते हैं और उनमें से 70-80% लोग पॉजिटिव आ रहे होते हैं। एपनिया की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि स्लीप एपनिया होने की वजह से मरीज़ को शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, एट्रियल फिब्रिलेशन, बेतरतीब की जो हार्ट का रिदम बेतरतीब होता है, वो सब बीमारियाँ हो सकती हैं। स्लीप एपनिया 2 तरह का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव होता है और सेटल होता है। इसके बारे में कभी डिटेल बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो वर्दी पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उनके साथ हम बैठ के बात करें। स्लीप एपनिया कार्डियोवास्कुलर हवाले से भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पल्मोनोलॉजी के हवाले से, और इसको ट्रीट करने का तरीका भी है। अगर किसी को सिवियर स्लीप एपनिया है तो उसके लिए एक मशीन एडवाइस की जाती है, रात को सोते में लगाते हैं, CPAP कहते हैं उसको, और कहते ये हैं कि वो अनट्रीटेड लोग जिनको स्लीप एपनिया है, जिनको मतलब डायग्नोज ही नहीं किया या दवाई नहीं दी, उनका 3.5 रिस्क बढ़ जाता है ट्रीटेड लोगों से या उन लोगों से जिनको स्लीप एपनिया ना हो दिल की बीमारियों का। दिल की बीमारियाँ जो भी है, हार्ट अटैक है, इन्फाक्शन है, एंजाइना है या दूसरी दिल की बीमारियाँ हैं या स्ट्रोक है। होता क्या है कि जब स्लीप एपनिया होता है तो स्लीप एपनिया सिर्फ सांस नहीं रुकता, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसकी मकदार बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाती है, उसकी वजह से एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन हम कहते हैं, जैसे मैंने बताया एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो खुद ब खुद काम करता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर 230/130 तक जा सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इतना ब्लड प्रेशर बढ़ गया? वो उसमें जैसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग अस्पताल के अंदर होता है, उसमें तो सब चीज़ें लगी होती हैं, ब्लड प्रेशर का आला भी लगाता है,
रिदम देखने का आला भी लगा होता है, स्लीप को देखने का भी आला लगा होता है, ऑक्सीमीटर भी लगा होता है। लेकिन जो होम अप्लाइंसेस हैं, जो होम स्लीप स्टडीज़ होती हैं, उसके अंदर हम ब्लड प्रेशर को फॉलो नहीं कर सकते। उसके लिए तरीका ये है कि एक डिवाइस होती है ABPM, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, वो लगाया जा सकता है साथ में, कि क्या ब्लड प्रेशर भी इतना हाई होता है, क्योंकि प्रोलॉन्ग स्लीप एपनिया जिनको है या बड़े अरसे से है, वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट अटैक और एट्रियल फिब्रिलेशन, जैसे मैं बताया, उसका शिकार हो सकते हैं। स्लीप एपनिया जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वज़न बढ़ने की वजह से हो। यस, पहले ज़माने में यूजुअली यही देखा जाता कि उन लोगों को स्लीप एपनिया होगा जिनको वज़न बहुत ज़्यादा है, या मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं हम, कि टंग पीछे फॉल बैक कर जाती है, उस वजह से स्लीप एपनिया हो जाता है। लेकिन अब जो है ना, बहुत सारी वजूहात हैं जो इस पर लोग पहुँचे हैं कि इसकी वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है। उसमें अपने आपके थ्रोट की अपनी जो हलक है, जहाँ से आप हमारी हवा हम लेते हैं और बाहर निकालते हैं, उसकी अपनी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। कुछ लोग प्रीडिस्पोज होते हैं जिनको वैसे ही कार्डिक फेलियर के पेशेंट हैं, उनको भी स्लीप एपनिया हो सकता है। उसके अलावा भी कोई और चीज़ें, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया, डिस्कस करेंगे डिटेल में हम पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ इंशाल्लाह। तो हमें स्लीप एपनिया के बारे में और लोगों को स्लीप एपनिया का ज़्यादा बेहतर पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिशियन भी इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को किस हद तक उसका रिस्क बढ़ा देती है। तो और औरतों में ये जो है CVD का रिस्क इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो यही हैं कि मर्दों में ज़्यादा होता है स्लीप एपनिया, लेकिन औरतों में जो स्लीप एपनिया जिनको होता है उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये वो इनडायरेक्ट रिस्क फैक्टर्स या अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर हम इनको रिवाइज करें, कि फिजिकल इनएक्टिविटी, दूसरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तीसरा वज़न का ज़्यादा होना या ओबेसिटी, चौथा CRP का कट ऑफ उस नॉर्मल से 5 के बजाय 2 से ऊपर होना, और स्लीप एपनिया यानी कि सोते के दरमियान सांस का रुकना, और उसकी वजह से जो इफेक्ट्स होते। एक और रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि उनके प्रीडोमिनेंट फीमेल्स में होते हैं, वो मेल्स में भी रिस्क फैक्टर्स हैं लेकिन प्रीडोमिनेंट फीमेल्स में होते हैं। लेकिन जो पहला है जो कि सेक्स, उनकी अपनी जिन्स की वजह से, उनकी अपने जेंडर की वजह से रिस्क फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या हैं जो दिल की बीमारियाँ करते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है एज ऑफ मिनार्की। एज ऑफ मिनार्की ये होता है कि पीरियड्स कब शुरू हुए हैं बच्चियों में। यूजुअल बच्चियों की जो उम्र है जिस पे ये सस्पिशन होता है कि ये अर्ली शुरू हो गए हैं, तो 12 साल से अगर पहले हों तो वो अर्ली कंसिडर किया जाता है, समझा जाता है, और अगर 15 साल की उम्र के बाद हो तो थोड़ा लेट समझा जाता है कि लेट हो गए। दोनों अगर 12 साल से पहले हो जाए और 15 साल के बाद हो, दोनों दिल की बीमारी का रिस्क फैक्टर है, जो कि डाउन द लाइन उम्र जब बढ़ती है तो उसमें ये चांस रहता है कि ये दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ मिनार्की जो हैं, जो पहले होती है और या बाद में होती है, इसके अंदर दिल की बीमारी की शरह ज़्यादा होती है। कहते ही हैं कि अगर 10 साल से उम्र से पहले बच्चियों में पीरियड शुरू हो जाए, माहवारी शुरू हो जाए, ये और भी बड़ा रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारी डेवलप होने का। तो हमारी यूजुअल जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, फीमेल की हिस्ट्री लेते हैं, तो ये ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि एक रिस्क फैक्टर है, और अगर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स के अलावा है, मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स के अलावा हैं दिल की बीमारी के, तो ये फिर ऐड अप हो जाते हैं या मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एज ऑफ मिनार्की के बाद जो दूसरा बड़ा रिस्क फैक्टर है उन औरतों में जो कि उनको औरत होने की वजह से हैं, वो है प्रेगनेंसी रिलेटेड मसाइल। जैसे प्रेगनेंसी में जो इसको कहते हैं ना अर्ली लेबर हो जाना, या अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली डिलीवरी हो जाना। यूजुअल दुनिया में तो कहते हैं कि 11% लोग दुनिया में, 11% का परसेंटेज ऐसा है जो कि 37 वीक से पहले डिलीवरी हो जाती है, जो कि अर्ली है। यूजुअली 38 वीक तक वेट किया जाता है। और दिल के वाले से कहते हैं कि अगर 32 वीक से पहले डिलीवरी हो जाए तो ऐसी औरतों को आगे दिल की बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर जो औरतों में होता है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड ब्लड प्रेशर का हो जाना, जिसमें हम अपनी टेक्निकल वर्ड में एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया या हाइपरटेंशन कहते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि जिन औरतों को ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनको भी डाउन द लाइन पोस्ट डिलीवरी उनको भी हार्ट का रिस्क फैक्टर है। स्पेशली 59% औरतों में कहते हैं कि ऐसी औरतों के अंदर दिल की बीमारी का होने का चांस ज़्यादा है, और 49% औरतों में हार्ट फेलियर का
चांस ज़्यादा है। देखिए बेसिक रिस्क फैक्टर बताने का मकसद ये नहीं है कि इन तमाम औरतों को हार्ट फेलियर हो जाएगा या करोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाएगी, दिल की शरीयानों की बीमारी हो जाएगी। बताने का मकसद ये है कि रिस्क फैक्टर हैं तो इनको एड्रेस किया जाए, और अगर दूसरे रिस्क फैक्टर हैं जैसे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स, उनको मैनेज करने की कोशिश की जाए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मसलन कि एक पेशेंट है जो कि 45 के एज में है और उसको सिंपल हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और वो उस पेशेंट की हिस्ट्री में उसकी प्रेगनेंसी में ज़्यादा हुई थी, उस कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना और उस ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ये दो रिस्क फैक्टर जो ट्रेडिशनल है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी उनको ब्लड प्रेशर रहा तो ये मिल के और एडअप हो जाएंगे और चांस बढ़ जाएगा दिल की बीमारी का। तो इसी तरह डायबिटीज़, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जिन औरतों को होती है, उसमें चांस ये होता है कि उनको डाउन द लाइन आगे पोस्ट डिलीवरी उनको ब्लड शुगर की बीमारी परमानेंट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं जिनको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो, उनको 6 से 12 वीक जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद ज़रूर चेक करें। अगर नॉर्मल भी हो तो हर 3 साल बाद फिर से चेक करें कि उनका शुगर्स की जो है ना, जिसको एवरेज रीडिंग कहते हैं, जिसमें HbA1c होता है, उसको करना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, कमिंग बैक टू ब्लड प्रेशर पर अगर हम वापस आएँ, तो इसमें सिर्फ दिल की बीमारी का चांस नहीं होता, उसमें स्ट्रोक का चांस भी बढ़ जाता है, उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस, एक दिल की शरीयान की तंगी का चांस भी बढ़ जाता है, उसमें एक वाल्व लीकेज, माइट्रल वाल्व लीकेज कहते हैं, उसमें लीक का चांस भी बढ़ जाता है। तो एक तो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और जब ये सब कुछ होता है तो उसको आगे फॉलो करना उसकी हिस्ट्री के हवाले से बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ होगी, फिर ये होता है कि वो औरतें जिनके अंदर स्मॉल फॉर बर्थ बेबीज़ हों, मतलब है कि बच्चे की उम्र उसकी प्रेगनेंसी की उम्र से कम हो, तो उन औरतों को भी दिल की बीमारी होने का चांस रहता है। और ये तमाम चीज़ें प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा औरतों की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ यूजुअली ऐसी औरतों को डायबिटीज़ होने का चांस रहता है। कार्डियोवास्कुलर रिस्क ज़रा कम है, और इस कहते गए हैं कि अगर ये ओबीस भी हैं तो इनकी फॉलोअप में डायबिटीज़ के टेस्ट, HbA1c या दूसरे टेस्ट, GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो ज़रूर करते रहने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि डायबिटीज़ हो जाए या प्री डायबिटिक हो और मरीज़ जो है वो उसकी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाए जब उसको फ्रैंक डायबिटीज़ हो जाए। उससे पहले इसको रुकना, इसलिए प्री डायबिटीज़ का वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। जिनको प्री डायबिटिक हैं उसका एक ख़ास नंबर भी बताया गया है कि इसके दरमियान प्री डायबिटिक होता है, ताकि वो रोकी जा सके फुल ब्लोन डायबिटीज़ होने से। इसके अलावा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव चीज़ें जो होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, कि किसी को प्रेगनेंसी के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस की जाती है, उनके अंदर भी दिल की बीमारी होने का चांस रहता है। स्पेशली उन औरतों में जहाँ पे फेल इंसेमिनेशन हो, यानी कि वो प्रोसीजर जो है वो आर्टिफिशियली जो इंड्यूस की जाए प्रेगनेंसी, अगर वो फेल हो जाए तो उनका रिस्क भी बढ़ जाता है। इसी तरह जो ख़वातीन ये इस्तेमाल करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उन ख़वातीन को अगर वो स्मोकर हैं या हाइपरटेंशन है या उनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दिल की बीमारी होने का। तो ऐसी ख़वातीन को जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हों, वो स्पेशली स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो है वो अगर हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सेकंड और थर्ड जनरेशन की हैं वो ख़तरनाक हैं। फोर्थ जनरेशन जो है वो इतना ब्लड प्रेशर को ख़राब नहीं करती बल्कि लो करती है। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया होता है। फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया ये है कि मरीज़ को मीनोपॉज की एज को ना पहुंचाओ और उसको माहवारी रुक जाए। उसमें जो बड़ी वजह है वो स्ट्रेस है, एक्स्ट्रा या ऐसी डाइटिंग जो कि बहुत ही क्रैश डाइटिंग इसको बोलते हैं, या एक्सेसिव एक्सरसाइज। इन तीनों सूरतों में जो लड़की है उसका माहवारी रुक सकती है, तो इसको फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया कहते हैं। इसके साथ साथ जैसे ओवेरियन फेलियर है, अर्ली मेनोपॉज से पहले अगर ओवरी किसी वजह से अपने प्रॉपर हार्मोन्स प्रोड्यूस ना कर सके तो उनके अंदर भी अर्ली मेनोपॉज हो जाएगा। अर्ली मेनोपॉज रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारियों का। इसके अलावा कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं
जिनको किसी वजह ना होने के बावजूद भी 45 साल से पहले मेनोपॉज हो जाता है। यूजली हम एवरेज जो उम्र है वो 45 साल देखते हैं। अगर 45 ईयर से पहले किसी को मेनोपॉज हो जाए तो अर्ली होता है, तो उन ख़वातीन को भी दिल की बीमारी होने का चांस रहता है। वैसे भी मेनोपॉज के बाद दिल की बीमारी होने का चांस, क्योंकि वो उनके हार्मोन्स जो उनके प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जो उनको दिल की बीमारी से बचाते हैं मर्दों के मुकाबले में, वो ख़त्म हो जाते हैं और उनका रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है दिल की बीमारी होने का। तो अर्ली मेनोपॉज को भी चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा HRT जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम देते हैं ख़वातीन को जिनका मेनोपॉज हो जाता है, उसके बारे में जो स्टडीज़ हैं उसमें ये बताया कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। कार्डियोवास्कुलर रिस्क तो बढ़ता नहीं है, लेकिन ख़ास फ़ायदा भी कोई नहीं होता उनको HRT देने का। अब ये जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि औरत को औरत होने की वजह से दिल की बीमारी होती है, उसमें बड़ी चीज़ें क्या हैं? एक, उसके पीरियड्स की ऑनसेट कब होता है, अर्ली होता है कि लेट होता है। दूसरा, प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मॉल फॉर टर्म बेबीज़ है, या उनकी असिस्टेड प्रेगनेंसी करी गई है। उसके अलावा जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, या ओवरी का फेलियर है, या हाइपोथैलेमिक फंक्शनल फेलियर है, और उसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं और HRT। इसके बारे में ये इन सब चीज़ें दिल का HRT के अलावा दिल का आगे रिस्क बढ़ाती हैं। उसमें कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, और उसके आगे जो अगर खुदा ना खासा हार्ट अटैक हो जाए तो वो हार्ट फेलियर में चेंज हो सकती हैं। और हमें अगेन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, इन रिस्क फैक्टर को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरे रिस्क फैक्टर्स भी हैं और दूसरे रिस्क फैक्टर्स नहीं भी हैं तो इन ऐसे मरीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें चांस ज़्यादा रहता है ऐसी ख़वातीन को जिसमें ये तीसरे रिस्क फैक्टर्स उनकी जिन्स की वजह से हो रहे हैं। आखिर में वो रिस्क फैक्टर्स जो कि प्रीडोमिनेटली मेल में फीमेल में कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़, वो बीमारियाँ जो खुद ब खुद हो जाती हैं। उसके अंदर जैसे SLE है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, अक्सर लोगों को इसका पता होता है, और सिक्लोडर्मा है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये तमाम बीमारियाँ भी दिल की जो डिजीज़ हैं उनको बढ़ा देते हैं। स्पेशली SLE के बारे में कहते हैं कि इवन यंग फीमेल को 9 से लेकर 50% तक हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और ये सिर्फ बोकिश बात नहीं है, मतलब मैं एक ऐसा मरीज़ देख चुका हूँ जिनकी छोटी सी बच्ची है, मतलब 20-25 ईयर्स की, जिसको SLE है और उसको हार्ट अटैक हो गया। पहले तो मैं यकीन नहीं आया कि हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, और जब उनको हमने कहा शायद वो कोई स्पैज़म वगैरह है, या जैसे जो कंस्ट्रक्शन होती है टाइम बीइंग, लेकिन जब उनकी एंजियोग्राफी की गई तो पता चला कि नहीं, वहाँ पे तो नैरोइंग है और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड है। तो वो खैर उनका स्टैंडिंग हो गया और वो अदरवाइज़ ठीक है। लेकिन बहरहाल SLE प्रीडिस्पोज करती है अर्ली कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को। इसके बारे में जो लोग SLE को ट्रीट कर रहे हैं, क्लिनिशियंस भी और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो उनको ये बात जो है ना, ज़रा उनका थ्रेशोल्ड कम होना चाहिए इस बारे में कि ये अगर मरीज़ किसी भी एंजाइनल सिम्टम से प्रेजेंट करता है, सीने की दर्द की तकलीफ से प्रेजेंट करता है, इवन यंग एज है लेकिन SLE का पेशेंट है, तो इसमें ये बीमारी हो सकती है। उसके अलावा वो ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट CA कैंसर था या है, और उसके लिए वो कीमोथेरेपी ले ली है या रेडिएशन थेरेपी ले ली है, उसमें कीमोथेरेपी में कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे एंथ्रासाइक्लिन्स एक ग्रुप है दवाइयों का जिनको दी जाती है, तो उसके अंदर भी दिल की बीमारी अर्ली होने का चांस रहता है। और जिन लोगों को रेडिएशन लगी है उसमें भी दिल की बीमारी होने का चांस रहता है, उसमें भी दिल की बीमारी होने का चांस होता है। और कहते ही हैं कि 20 साल रेडिएशन के 20 साल तक इस पेशेंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इनमें ये बीमारी 20 साल तक हो सकती है बग़ैर किसी और रिस्क फैक्टर्स के। तो वो दो मेन जो दिल के रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि प्रीडोमिनेटली फीमेल होने की वजह से होते हैं, वो ऑटोइम्यून डिजीज़ और ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम में जो कि औरतों के लिए एक्सक्लूसिवली किया गया दिल की बीमारी के रिस्क फैक्टर्स के हवाले से आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी, और जो हमारे कोलीग्स बैठे हैं उनको भी इस बात का इदराक हुआ होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें, मुझ समेत हम बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछते फीमेल की हिस्ट्री लेते हुए, जो कि इस बात को इसका इम्प्लीकेट करती हैं कि आगे दिल की बीमारी होने का यंग पेशेंट में कितना चांस है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का, और इंशाल्लाह फिर हम औरतों की सीरीज़ जो हम दिल के हवाले से कर रहे हैं उसके बारे में मज़ीद प्रोग्राम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।